हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की फिल्म हिप्नोटिक की एक्सप्लेन के बारे में कि एक्चुअल में इस फिल्म की पूरी कहानी है क्या। यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरा हुआ है, जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट को भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की कहानी की शुरुआत एंड्रिया ब्रोवेन नाम की औरत से होती है, जिसे यही लगता है कि उसका थेरेपिस्ट उसे किसी गलत काम के लिए यूज करने वाला है। और वो इसकी डिटेल कॉल कर डिटेक्टिव रॉलिंस को भी देती है कि वो अब भी उसके दिमाग में है, ऐसा उसे लग रहा है। जिस बात को कर एंड्रिया ऑफिस से सीधे लिफ्ट की तरफ जाती है और वहाँ पर उसे उसके थेरेपिस्ट का कॉल आता है, जिस कॉल पे उसे उसके थेरेपिस्ट बस यही कहते हैं कि दुनिया खत्म हो गई है। जिसके बाद हमें एंड्रिया की मौत उसी के नजरिए से दिखाई जाती है, जिसमें उसे ऐसा ही लगता है कि वो लिफ्ट उसे बस दबाने ही वाली है और वह ऐसे ही चीख कर वहीं पर हार्ट अटैक की वजह से मर जाती है। और फिर हमें जैन थॉमस नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसकी लाइफ उसके बच्चे के मर जाने के बाद बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। इसी कारण से जैन की रिलेशनशिप भी उसके फियांसे ब्रायन के साथ टूट गई, जिसे वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। यानी कि जैन इतनी टूटी हुई है अपने गम से, जिससे वो बाहर निकलना नहीं चाहती। इसके अलावा जैन और थॉमस साथ में ही एक सॉफ्टवेयर बनाते थे, जिस काम को भी अब जैन ने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। यानी कि जैन बिल्कुल अकेली है और अपने गम को भुलाने के लिए वो शराब काफी ज्यादा पीती है। और इसी चक्कर में जैन अपनी दोस्त गीना से भी थोड़ी दूर होती चली जा रही है। जिसके नए घर की पार्टी पर वो एक दिन अचानक पहुंच जाती है और गीना उससे यही कहती है कि उसे नहीं पता था कि जैन पक्का उनके घर पर आने वाली है, जिस कारण से उसके हस्बैंड स्कॉट ने ब्रायन को इनवाइट कर लिया। लेकिन स्कॉट से मिलने के बाद हमें भी ये बात पता चल जाती है कि जीना अपनी दोस्त जैन को घर पर इनवाइट करना ही नहीं चाहती थी। यानी कि जीना भी कहीं न कहीं जैन की ऐसी लाइफ को देख देख कर थक गई है, यानी कि उसे संभाल कर। जिसके बाद जीना उसे ये भी बताती है कि उसकी लाइफ ऐसे ही बुरे पल से गुजर रही थी, लेकिन जब उसकी मुलाकात डॉक्टर कॉलिन से हुई, जिनके आने के बाद उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई और अब उसके पास एक अच्छी लाइफ और जॉब भी है, जो डॉक्टर कॉलिन की वजह से उसे मिला है। इसलिए जैन को भी डॉक्टर कॉलिन की थेरेपी ले लेनी चाहिए। जिस बात के लिए फिलहाल तो जीना वहाँ पर हामी नहीं भरती और बाद में वहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर कॉलिन से भी होती है, जो जीना को इस हालत में देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि उसे थेरेपी की जरूरत है। और जाते वक्त वो उसे अपना कार्ड भी देकर जाते हैं कि अगर उसे जरूरत पड़ी किसी थेरेपी की तो हर वक्त उसके लिए खड़े रहेंगे। और इसी पार्टी में ब्रायन भी आया था, जिसे देखकर जैन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। लेकिन डिनर पर जब वो सभी साथ होते हैं तो वहीं पर डॉक्टर कॉलिन को जैन की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चलता है। साथ ही साथ ये भी कि ब्रायन को सीसम ऑयल से एलर्जी है। और फिर उसी रात जब जैन जीना के घर के बाहर अपनी टैक्सी का वेट कर रही होती है तो ब्रायन उसके पास आकर लिफ्ट का ऑफर करता है और जैन रात ब्रायन के साथ ही बिताती है, जिसके अगले दिन वो जीना को इस बारे में बताती भी है। और जीना उसे जल्द से जल्द डॉक्टर कॉलिन की थेरेपी लेने के लिए कहती है, क्योंकि अब तो उसकी लाइफ और भी बेकार होती चली जा रही है, जिसमें वो अब भी अपने एक्स को भुला नहीं पाती। और इसी के साथ साथ जीना ने जैन के लिए अपॉइंटमेंट भी ले रखी है, जिसके कन्विंस करने पर जीना डॉक्टर कॉलिन के पास सेक्शन के लिए चली जाती है, जहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात एबी नाम की एक बंदी से भी होती है, जो हर बार यहाँ पर आकर डॉक्टर कॉलिन से अपना इलाज करवा रही है। और वो दिखने में भी काफी ज्यादा वियर्ड है, जो वहाँ से जाते वक्त जैन को यही कहती है कि डॉक्टर कॉलिन सब कुछ ठीक कर देंगे, जो बात जैन के लिए थोड़ी अजीब सी है। जिसके बाद भी जैन डॉक्टर कॉलिन से जाकर बात करती है और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है, जिस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जैन की पर्सनल लाइफ की इन सभी के सभी इंसिडेंट्स को सुनने के बाद डॉक्टर कॉलिन उसे हिप्नोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं, जिससे उसके माइंड को वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकेगी और अपनी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट कर यानी कि सब कुछ भुलाकर काफी आसान और खुशहाल जिंदगी जी सकती है। जिसके बाद जैन डॉक्टर कॉलिन की उस बात को भी मान जाती है और उसकी हिप्नोथेरेपिस्ट की सेक्शन को भी शुरू कर दिया जाता है, जिसे लेने के बाद जैन खुद काफी ज्यादा फ्रेश फील करने लगती है। और ये चीज पूरे 3 महीने तक चलती है, जिसमें अब जैन के पास खुद की नई जॉब का ऑफर भी है और उसकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है, जिसमें कभी कभी उसे डॉक्टर कॉलिन के भी सपने आते हैं, जिनसे अब वो ज्यादा दूर रहना ही प्रेफर करती है। और एक दिन मॉल में उसकी मुलाकात फिर से डॉक्टर कॉलिन से हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं। और उस दौरान जैन ये भी बताती है डॉक्टर कॉलिन को कि वो ब्रायन को इग्नोर कर रही है और डॉक्टर कॉलिन से सलाह ब्रायन को घर पर बुलाने की देते हैं, जिस बात को जैन मान जाती है। और इसी रात की प्रिपरेशन वो ब्रायन को घर पर बुलाने की भी कर लेती है, जिसके लिए वो मॉल से कुछ जाकर लेने वाली है। लेकिन तब उसे ब्रायन के कॉल के बाद अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसके तुरंत बाद ही हम जैन को उसके घर पर देखते हैं, वो भी टेबल पर बैठा हुआ, जहाँ वो ब्रायन के साथ में डिनर कर रही थी। लेकिन ब्रायन वहाँ पर नहीं बल्कि बाथरूम में पड़ा होता है,
जहाँ पर उसे अटैक आ गया और जेन तुरंत ही इमरजेंसी कॉल कर ब्रैन को हॉस्पिटल भर्ती करवा देती है। और जेन को अब ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है कि उसे वो कुछ भी याद नहीं जो उसके साथ उस रात हुआ, और वो ये बात अपनी दोस्त जीना को भी बताती है और बाद में डॉक्टर कॉलिन को भी, जो उसे इन सब का जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं मानते। और फिर एक सेक्शन के बाद जीना अपने घर चली जाती है और वहीं पर उसे याद आता है कि उसने मॉल से जो कुछ भी चीजें खरीदी थी उसकी स्लिप उसके पास है, जिन स्लिप में उसे नाम सीसम ऑयल का भी मिल जाता है। यानी कि जेन ने मॉल में जाकर खरीदी भी करी थी और उन सब के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन अब उसे सब कुछ याद है। और ये भी कि ब्रैन के कॉल के बाद उसे किसी की कॉल आई थी जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कॉलिन थे, जिन्होंने उसे एडवाइस ब्रैन को घर पर बुलाने की दी थी ताकि वो जेन के जरिए अपने खुद का रास्ता साफ करवा पाए ब्रैन को मरवा कर। लेकिन ब्रैन मरा नहीं बल्कि हफ्तों से कोमा में है। खैर तो जेन उसके बाद डॉक्टर कॉलिन की जानकारी निकालना शुरू कर देती है इंटरनेट पर, जिनसे रिलेटेड उन्हें एंड्रिया बॉर्विन के बारे में भी पता चलता है, जिसकी मौत फिल्म की शुरुआत में हुई थी। और कुछ औरतों ने डॉक्टर कॉलिन पर आरोप भी लगाए थे कि वो उन्हें हिप्नोटिक कर पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन सबूत न होने की वजह से डॉक्टर कॉलिन को कोई भी पकड़ नहीं पाया। और इसके अलावा डॉक्टर कॉलिन ने जब जेन के साथ बैठकर आपस में बात की थी तो वहाँ पर डॉक्टर कॉलिन ने अपने पास के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल उसे दी थी, जिनमें से एक डिटेल उनकी वाइफ की डेथ की थी, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे। इसके अलावा उन्होंने ये प्रोफेशन अपने गुरु ज़ेवियर सुलिवन से सीखा था, जो कि 90s के टाइम के साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने CIA के साथ में मिलकर कई सारे मिशन को अंजाम दिया था, जिनमें वो विक्टिम और कुछ किलर्स को हिप्नोटाइज कर उनके दिमाग से सच निकालते। और इस प्रोजेक्ट का नाम MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसके बारे में आपको इंटरनेट पर काफी सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि असल में ये प्रोजेक्ट था क्या, जिसकी कुछ डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी इस एक्सप्लेनेशन से यानी कि इस फिल्म की कहानी से आपको इस प्रोजेक्ट का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। इसलिए आते हैं फिर से कहानी पर, जिसमें ज़ेवियर की डिटेल्स जेन को बाद में मिलती है, लेकिन अभी ही उनका इंट्रोडक्शन करवा देना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि स्टोरी में उनकी कहानी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी सिवाय एक छोटे से ट्विस्ट के। तो अब जेन की इस रिसर्च से जेन सीधे अपनी दोस्त गीना को सबसे पहले कन्विंस करती है और बाद में उसके साथ पुलिस स्टेशन भी चली जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात डिटेक्टिव रॉलिन से होती है, जो इसके पहले एंड्रिया ब्रोवेन नाम के केस पर भी काम कर चुके हैं, लेकिन सबूत न होने के कारण उस केस को बंद कर दिया गया। जहाँ जेन की बातें सुनने के बाद रॉलिन्स उसे उसके थेरेपिस्ट को बदलने की सलाह दे देते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और जीना उसे यही बताती है कि उसने एक सेक्शन डॉक्टर कॉलिन के साथ हिप्नोटिस का लिया है, यानी कि अब खतरे की घंटी जेन के अलावा जीना पर भी मंडरा रही है। इसके बाद कैमरे के एंगल से हमें वहाँ पर यही बताया जाता है कि उन पर कोई नजर रखे हुए है, जिसके बाद जेन वहाँ से सीधे डॉक्टर कॉलिन को कॉल कर उनसे मिलने के लिए चली जाती है, यानी कि थेरेपी के सेक्शन पर, जहाँ वो बस सबूतों के लिए आई है, जिसकी शुरुआत वो वॉइस रिकॉर्डिंग से करती है। लेकिन उस थेरेपी में जब डॉक्टर कॉलिन उसे हिप्नोटाइज करते हैं तो उसके बाद की चीजें उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहती, लेकिन फोन में रिकॉर्डिंग के चलते अब उसे पता है कि उस सेक्शन में हुआ क्या था, जिसे सुनने के बाद वो खुद चौंक जाती है, क्योंकि हिप्नोटाइज होने के बाद जेन ने सारा का सारा डॉक्टर कॉलिन के बोलने पर उन्हें बता दिया था, और ये भी कि वो पुलिस स्टेशन जीना के साथ गई थी, यानी कि अब मुसीबत जेन पर नहीं बल्कि सीधे जीना पर है, जिसे उसे जल्द से जल्द बचाना होगा। और वो ऐसा ही करते हुए अपनी दोस्त को कॉल करती है जो कार चला रही होती है, और उसे समझाने की कोशिश भी करती है, जो इस बात को समझ नहीं पाती, और उसके कॉल को काटकर डॉक्टर कॉलिन के फोन को उठा लेती है, जो उसे फोन पर अपनी उसी पुरानी बात को रिपीट करते हैं, जो बात उन्होंने एंड्रिया को कही थी कि दुनिया खत्म हो गई है। जिस बात को सुनकर जेन अपना कंट्रोल खुद पर से खोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके कपड़ों पर एक बड़ा सा स्पाइडर चल रहा है, जिसे वो अपने पति से हटाने की बात करती है। लेकिन स्कॉट को वहाँ पर कार में कुछ भी नहीं दिखता, और इसी के चलते उन दोनों का एक्सीडेंट होता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर जेन भी पहुँचती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम डिटेक्टिव रॉलिन्स को डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस में पूछताछ करते हुए देखते हैं, जिस पूछताछ के दौरान वो वहाँ से स्मार्टली डॉक्टर कॉलिन के फिंगरप्रिंट्स के निशान को उठा लेते हैं। बाकी रही बात उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन की, तो डिटेक्टिव रॉलिन्स वहाँ पर डॉक्टर कॉलिन को बस यही बताते हैं कि इसके पहले जो 3 औरतें मरी थी वो सब लोग डॉक्टर कॉलिन से ही थेरेपी ले रहे थे, और बाद में उन सभी की मौत हो गई, और अब ये जो पैटर्न चल रहा है वो फिर से उन्हीं सभी चीजों के इशारे कर रहा है। लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो डॉक्टर रॉलिन्स का कुछ नहीं कर सकते, और वहाँ से उस छोटे से सुराग के साथ चले जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे जेन से मिलने के लिए जाते हैं, जो डिटेक्टिव रॉलिन के साथ बैठकर प्लानिंग डॉक्टर रॉलिन्स को पकड़ने की कर रही है, कि वो एक थेरेपी के सेक्शन को एज अ प्रूफ रिकॉर्ड करवाएगी, और कुछ बुरा होने से पहले ही वो लोग सबूत के तौर पर उसे पकड़ लेंगे, जिसकी सलाह डिटेक्टिव रॉलिन्स उसे नाम ही देते हैं। अब बस एक वार्निंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं कि उसे काफी ध्यान रखना होगा। जिनके जाने के तुरंत बाद ही वहाँ पर डॉक्टर रॉलिन्स भी पहुँचते हैं, जो अपनी बातों से ही जेन को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ आने के बाद वो अपने आने वाले प्लान के बारे में बताते हैं, जो प्लान धीरे धीरे उन दोनों को करीब लाएगा, जिसमें से उन्होंने जीना और ब्रैन जैसी मुसीबतों को निकाल कर फेंक दिया है, और अब बारी डिटेक्टिव रॉलिन्स की है, और सही वक्त आने पर वो अपना आखिरी दाव खेलेंगे। इतना कहकर डॉक्टर कॉलिन्स भी वहाँ से चले जाते हैं, जेन को उसके माइंड का कंट्रोल देकर, जिसके बाद जेन जल्द से जल्द डिटेक्टिव रॉलिन्स को कॉल करती है। जिनके फोन बंद होने की वजह से वो उन्हें अपडेट नहीं दे पाती कि उनकी जान को खतरा है, और हम अगले सीन में ऐसा होते हुए देखते भी है कि डिटेक्टिव रॉलिन्स पर डॉक्टर कॉलिन की टैबी नाम की पेशेंट ने हमला कर दिया है, जिस दौरान वो नाइफ से घायल हो जाते हैं, लेकिन सही सलामत बच जाते हैं। और फिर हॉस्पिटल में जेन डिटेक्टिव रॉलिन्स से मिलने के लिए
जाती है, जहाँ जाकर वो गुजारिश एक नए थेरेपिस्ट की करती है और वो उसे मिलती भी है। जिन भरोसेमंद थेरेपिस्ट का नाम डॉक्टर स्टेला है और उनसे वो मदद डॉक्टर कॉलिंस के पैटर्न को समझने की लेने वाली है कि वो खुद का कंट्रोल अपने माइंड पर कैसे वापस करे, जिसकी कोशिश डॉक्टर स्टेला करती है लेकिन अनसक्सेसफुल रहती है, क्योंकि डॉक्टर कॉलिन इतने ज्यादा स्मार्ट है कि उन्होंने जेन के दिमाग में ऐसे पैटर्न और उस पर लॉक बना रखे हैं जिसे दूसरे साइकियाट्रिस्ट बिल्कुल भी खोल नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर स्टेला जेन को एक एडवाइस देती है उनके आइडिया या फिर कह लो एक क्रैक उसके दिमाग में डालने की, ताकि जब भी वो अपने माइंड पर से कंट्रोल पूरी तरीके से खो दे तो वो उसे फिर से वापस ले आए। लेकिन इन थेरेपी के बीच जेन ने कुछ विजन्स भी देखे थे, खास करके जेवियर के घर की लोकेशन, जिसके बाद जाकर वो उन पर रिसर्च करती है जिनकी डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। तो इंटरनेट से जेन को जेवियर का एड्रेस मिल जाता है, जहाँ जाने से पहले वो डिटेक्टिव को भी इन्फॉर्म कर देती है और वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात डॉक्टर कॉलिन से होती है, जो और कोई नहीं बल्कि जेवियर के बेटे हैं। और वो ये सब कुछ बस अपनी मरी हुई पत्नी को वापस लाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि उसकी याद जेन के दिमाग में डालकर, जो क्लियरली यही बताता है कि डॉक्टर कॉलिन खुद के दिमाग से पागल है, जो अपनी मरी हुई वाइफ को भुला नहीं पा रहे, इसलिए वो बाकी दूसरी औरतों में अपनी मरी हुई बीवी को ही देखते हैं, जिसके चक्कर में उन्होंने 3 औरतों की जान ले ली। लेकिन जब से उन्होंने जेन को उस पार्टी में देखा था तब से वो उसके दीवाने हो गए थे, यानी कि उससे एक तरफा प्यार कर बैठे थे और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि अब वो धीरे धीरे जेन को उसकी वाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके दिमाग में उसकी सारी की सारी यादों को डालकर। जिस दौरान जो उसने अपने ड्रीम में एक ब्रेसलेट देखा था 6 मार्च का, तो आज वही तारीख है जो डॉक्टर कॉलिन की वेडिंग एनिवर्सरी है और वो उसी दिन अपने इस काम को अंजाम देने वाले हैं। और दूसरी तरफ फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आने के बाद डिटेक्टिव रॉलिंस को ये पता चल गया है कि डॉक्टर कॉलिन का असली नाम जूलियन सोलोविन है, जो कि ऑब्वियसली जेवियर के बेटे हैं। और वो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपनी टीम को बोलकर उनकी रेड डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस में करवा देते हैं, जहाँ पर होने का दावा जेन ने किया था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सब कुछ डॉक्टर कॉलिन ने जेन से करवाया था, ताकि वो झूठ बोलकर पुलिस वालों को उन्हीं के काम में बिजी रखे और डॉक्टर कॉलिन अपने काम को अंजाम दे दे। लेकिन डिटेक्टिव रॉलिंस हार नहीं मानते, जो एजेंसी कॉल कर जेवियर के घर का एड्रेस निकालने के लिए बोलते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द जेन को बचा सके। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद दरवाजे बंद करने की गलती की वजह से डॉक्टर कॉलिन को उसका एहसास हो जाता है और वो जेन को हिप्नोटाइज कर फिर से उसके माइंड का कंट्रोल लेते हैं और उसे उस जगह से ना हिलने की सलाह देते हैं। जिसके बाद वो जाकर डिटेक्टिव रॉलिंस पर भारी पड़ते हैं और एक पॉइंट पर उन्हें जान से मारने ही वाले होते हैं कि दूसरी तरफ जेन अपने दिमाग से बाहर निकलकर, यानी कि उसका कंट्रोल लेकर उन तक गिरते हुए पहुंचती है, जहां उसे फर्श पर पड़ी हुई डिटेक्टिव रॉलिंस की गन भी मिलती है, जिसे काफी मेहनत से उठाकर वो उन पर शूट करती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि जेन की आंख खुलने के बाद डिटेक्टिव रॉलिंस उसके पास होते हैं और उसे दिलासा दे रहे होते हैं माय लव बोलकर। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में डॉक्टर स्टेला का प्लान दिखाया जाता है, जिस प्लान में उन्होंने जेन के दिमाग में जो क्रैक डाला था वो क्रैक माय लव था, जिसके बोलने से जेन अपनी बॉडी पर कंट्रोल फिर से ले लेती है। और उस टाइम पर वैसा ही होता है, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर कॉलिन उसे खुद के विजन दिखा रहे होते हैं कि असल में वो जीत गई है, जबकि सच कुछ और ही है। और यहाँ पर जेन होश में आते के साथ में ही डॉक्टर कॉलिन पर हमला करती है और सीधे डिटेक्टिव रॉलिंस के पास भाग जाती है। लेकिन जब तक उसके पीछे डॉक्टर कॉलिन भी आते हैं, जिस दौरान जेन डिटेक्टिव रॉलिंस के पास से गन निकालकर डॉक्टर कॉलिन को शूट कर देती है, जिनकी मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि अब जाकर सिचुएशन बिल्कुल ठीक हुई है। जिसके बाद हम इनमें जेन की लाइफ को फिर से उभरता हुआ देखते हैं, जिस लाइफ में वो एक अच्छी जॉब पर है और वो टाइम टू टाइम जाकर ब्रैंड से भी मिलती है, जो अब भी कोमा में अपनी बुरी सिचुएशन में पड़ा हुआ है। लेकिन जेन को उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन उठेगा, जिसके बाद वो दोनों साथ होंगे, क्योंकि जिस मोड़ पर उसने ब्रैंड को छोड़ा था उसे वैसी सिचुएशन में उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए था, और अब जो कुछ भी हो वो उसके साथ रहेगी। जिसके बाद हमें डिटेक्टिव रॉलिंस भी दिखाए जाते हैं, जो बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी दोस्त जेन को एक कैसेट स्लीपिंग थेरेपी की देते हैं, जिसे लेकर वो पूरी तरीके से सेफ रहेगी और एक अच्छी भली नींद भी सोएगी। और फिर क्या, इसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, अपनी एक काफी सिंपल प्रेडिक्टेबल स्टोरी के साथ। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।